नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आपको जैसे कि पता है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो 2024 है उसके लिए करंट अफेयर की श्रृंखला चल रही है। आई दृष्टि जो बुक है उसमें मतलब काफ़ी मान्यता प्राप्त बुक है, उसको कवर करेंगे। ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही बुक को सिंगल बार कवर करना है, ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने समाप्त किया था और अगले वीडियो में हम लोगों को करना था नारी शक्ति वंदन अधिनियम से स्टार्ट। ठीक, तो देखते हैं क्या है, और काफ़ी चर्चा में भी रहा है। और अगर आपने इंटरव्यू देखा हो पीसीएस मेंस का, है ना, जो मॉक इंटरव्यू होता है, उसमें भी ये कई बार पूछा गया है। तो अगर आपने इंटरव्यू देखते हो तो भी आपके करंट अफेयर थोड़ा बहुत तैयार हो जाते हैं। ठीक, देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो पहली बात तो यहीं पे मोटी मोटी बात बता देता हूँ। तो 128वां अधिनियम था ये, और पास होने के बाद 106वां बना। 106वां, क्योंकि 128 आया था, लेकिन जब पास हो गया तो 106वां बन गया। ठीक है ना, तो मतलब जितने भी जो 22 बचे हैं ये क्या हो गए, ये कहीं ना कहीं कैंसिल हो गए हैं कभी ना कभी। ठीक, देखते हैं। विगत वर्षों के दौरान लोकसभा राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने में कई प्रयास किए गए। लोकसभा और विधानसभा याद रखना है, केंद्र में लोकसभा, वैसे राज्य में विधानसभा, सिंपल है ना। दोनों का कार्य भी लगभग लगभग समान है। सर्वप्रथम महिला आरक्षण संबंधी विधेयक 11वीं लोकसभा के तत्कालीन प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा, जो 11वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री थे, एच डी देवगौड़ा, उनके कार्यकाल में 12 सितंबर 1996 को प्रस्तुत किया गया था पहली बार। ये मतलब ऐसा नहीं है कि नारी शक्ति वंदन योजना पहली बार आया है, ये पहले किया जा चुका है। 12वीं लोकसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 98 को महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया। तीसरी बार 13वीं लोकसभा में पुनः तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में संविधान 85वां संविधान संशोधन 1999 के नाम से 23 सितंबर 1999 को महिला आरक्षण विधेयक को प्रस्तुत किया गया। मतलब 3 बार प्रस्तुत कर दिया गया है, एक बार एच डी देवड़ा के नाम, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, और उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 2 बार। हालांकि राजनीतिक दलों के मध्य सर्वसम्मति के अभाव में यह विधेयक पारित नहीं हो सका। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है ये, तो देखना है अच्छे से। आगे क्या कह रहा है, पारित नहीं हो सका जैसा कि है। ठीक, 6 मई 2008 को महिला आरक्षण विधेयक संविधान 108वां संशोधन 2008 के नाम से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा लोकसभा के बजाय राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, देखो अभी तक क्या हो रहा था, लोकसभा में पास हो रहा था। मनमोहन सिंह चूंकि राज्यसभा से ही सांसद थे, असम से, है ना, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी क्या हुआ था, 2008 में ये प्रस्तुत किया गया था। राज्यसभा ने 2010 को इस विधेयक को पारित कर दिया था, लेकिन 15वीं लोकसभा भंग हो जाने के कारण यह विधेयक भी समाप्त हो गया, पारित नहीं हो सका। जैसे कि आपको पता है कि मान लो ये है राज्यसभा, थोड़ा सा पॉलिटी लेके चल रहा हूं मैं, और ये है लोकसभा। अगर कोई विधेयक राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा जाता है और लोकसभा उसको फेल कर देती है, मना कर देती है, या लोकसभा भंग हो जाती है, तो वो खत्म, क्योंकि राज्यसभा तो भंग हो नहीं सकती। ये क्या है, ये एक स्थायी सदन है, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, लोकसभा ही भंग हो सकती है। ठीक, यही है। तो मतलब कुल मिला के अभी जितनी बार आया है तो वो क्या हो गया, फेल हो गया है। उसके बाद क्या हुआ है, 19 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक को संविधान 128वां संशोधन विधेयक, याद रखना है 128वां विधेयक 2023 के नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। तो 128वां सबसे पहले कहां पेश किया गया, लोकसभा में। 20 सितंबर 2023 को इस विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया। ठीक है, कब पारित किया, हो सकता है डेट आपसे पूछ ले तो स्टेटमेंट वाइज याद रख लेना है। 21 सितंबर को राज्यसभा ने पारित कर दिया, मतलब अगले दिन। ठीक, उसके बाद 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद यह विधेयक संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 के रूप से अधिनियमित हो गया। मतलब जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा में गया, फिर राज्यसभा में गया, और जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे तब ये कानून बन जाएगा, है ना। तो 106वां कानून, मतलब जब पारित होने के बाद किस नंबर का बना, 106वां संविधान संशोधन बना। तो ये याद रखना, 128 106वें में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 128वें के नाम से आया था, और जब पास हो गया तो 106वें के नाम से पास हो गया। ठीक, इस विधेयक को 18 से 21 सितंबर 2023 के मध्य आयोजित संसद के एक विशेष सत्र के दौरान पारित किया गया था। ठीक है,
संसद के विशेष सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कानून को अनौपचारिक रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया था। याद रखना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम किसने नाम दिया था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने नाम दिया था। संविधान 128वां विधेयक 2023 के समर्थन में लोकसभा के 454 सदस्य ने मतदान किया, जबकि 2 सदस्य ने इसके विरोध में मतदान किया था। ये याद रख लेना कि भैया कितने सदस्यों ने विरोध किया था? सिर्फ 2 ही सदस्यों ने विरोध किया था। ठीक, इस विधेयक के विरोध में मतदान करने वाले सदस्यों में कौन है? तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के पार्टी के एक क्या है, ओवैसी और सैयद इम्तियाज जलीम। AIMIM की जो पार्टी है हैदराबाद में, तो ओवैसी और सैयद इम्तियाज जलील, यही 2 लोग हैं जिन्होंने ये विधेयक पास नहीं किया था, इसका विरोध किया था, मतलब है ना, इसके पक्ष में वोट नहीं किया था बस। बाकी सब ने किया था। जलील, ठीक, जलील वाला काम ही करते हैं। चलो, राज्यसभा में यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया, मतलब राज्यसभा ने पारित कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। केवल इन्होंने, मतलब हो सकता है ये नाम पूछ लिया जाए कि इनमें से किन लोगों ने, तो ओवैसी तो चलो याद रहेगा, फेमस आदमी है, लेकिन हो सकता है ये याद ना रहे, तो सैयद इम्तियाज अली याद रख लेना। ठीक, महिला आरक्षण विधेयक अमृतकाल में नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो नया संसद भवन बना है, पुराने संसद भवन को संविधान सदन कहा गया है ना, पुराने संसद भवन है, उसका नाम क्या दिया गया है? संविधान सदन। और जैसे नया संसद भवन में ये पारित होने वाला पहला विधेयक है, ठीक, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है? इस विधेयक के पारित होने से विधायिकाओं में महिलाओं की न्यूनतम 33% भागीदारी सुनिश्चित होगी। मतलब जो विधायिकाएं हैं लोकसभा विधानसभा, उसमें महिलाओं का जो प्रतिशत हो गया, कितना हो गया कंफर्म रूप से? 33% या 1/3। ठीक, कुछ भी। इस अधिनियम के माध्यम से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों की 1/3 सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। वही चीज है, 1/3 या 33%, जो भी आ जाए। उसके बाद क्या कह रहा है? संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 239 में संशोधन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल अच्छे से नोट कर लो कहीं पे। संविधान के अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है? 239 जबकि नया अनुच्छेद 330 332 334 को जोड़ा गया है। ठीक, नए अनुच्छेद 330 को जोड़ने के माध्यम से संविधान में निम्न प्रावधान को शामिल किया गया। प्रावधान कौन से शामिल किए गए हैं संविधान में? तो प्रावधान क्या ही होंगे? जैसे लोकसभा में प्रावधान क्या है कि SC और ST के लिए आरक्षित सीटों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जैसा कि बताया गया है, 1/3 या 33%। लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भरी जाने वाली कुल सीटों की 1/3 सीटें SC ST महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होंगी महिलाओं के लिए। ठीक है ना, 1/3 किसमें? प्रत्यक्ष निर्वाचन में। ठीक, चल, नए अनुच्छेद 332 को जोड़ने के माध्यम से प्रत्येक राज्य की विधानसभा में महिलाओं हेतु सीटों का आरक्षित किया गया है। संविधान में नए अनुच्छेद 334 को जोड़ने के माध्यम से महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के लागू होने से संबंधित शर्तों को स्पष्ट किया गया है। ये मेंस में चीजें काम आती हैं लिखने में, प्रीलिम्स में तो आपको फैक्ट काम आ जाएगा, लेकिन जब मेंस में लिखोगे फैक्ट, जब डाटा लिखोगे तो ये काफ़ी चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, चलिए खैर। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित संविधान के प्रावधान इस उद्देश्य के लिए संचालित होने वाली परसीमन की प्रक्रिया के बाद ही प्रभावी होंगे। जो भी प्रावधान अभी है, परसीमन आयोग का गठन जब होगा, परसीमन क्या करता है? परसीमन आयोग का वैसे गठन 5 बार हो चुका है। परसीमन आयोग का काम इतना है कि जो लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है, वो जो क्षेत्र है उसकी जनसंख्या के आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर सीटें निर्धारित होती हैं। ठीक, उन सीटों का निर्धारण कौन करता है? परसीमन आयोग। ठीक है, देखा होगा जैसे यूपी में अलग सीट है, महाराष्ट्र में ज़्यादा सीट है, कम सीट है, बिहार में अलग सीट है ना, तो लोकसभा विधानसभा की इसी वजह से है। तो परसीमन आयोग इसको तय करता है। परसीमन आयोग
को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये भी याद रखना है स्टेटमेंट। ठीक, चलो खैर, यह परिसीमन संविधान 196 संशोधन 2023 के कानून बनने के बाद होने वाली पहली जनगणना के संगत आंकड़ों के प्रयोग के आधार पर किया जाएगा। ठीक है। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं का आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। हालांकि संसद कानून द्वारा इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। नॉर्मली अभी कितना टाइम है, 15 वर्ष, लेकिन आगे संसद कानून बनाकर इसको बढ़ा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्या है। आयुष्मान भव अभियान, ये क्या है? तो आयुष्मान भारत जो कार्ड बनते हैं, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इस योजना को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिशों के अनुरूप लॉन्च किया गया था। यह पहल सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी को प्राप्त करने के उद्देश्य से डिजाइन की गई है। उल्लेखनीय है कि सतत विकास लक्ष्य 3 एसडीजी 3 अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित है। आयुष्मान भारत में 4 स्तंभ शामिल हैं जो निम्नवत हैं। 4 स्तंभ कौन से शामिल है आयुष्मान भारत में? अब योजना से संबंधित है तो हो सकता है प्रश्न आ जाए। तो पहला है स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र। ठीक है, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र। दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। थर्ड, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। फिर है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो ये कुछ मिशन शामिल है आयुष्मान भारत कार्ड के अंतर्गत। ठीक, इसमें जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो क्या है कि 13 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, वहाँ पे वर्चुअल या वर्चुअल मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया। वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अभी अगर आर का पेपर दिया हो या देखा भी हो तो उसमें ये काफ़ी चीज़ें पूछी गई थी कि इसका उद्घाटन किसने किया, इसका समापन किसने किया, है ना। तो याद रखना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर, गुजरात में वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया है। तो आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने किया, याद रखना। यह अभूतपूर्व पहल आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है। साथ ही यह स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन का भी प्रतीक है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आयुष्मान भव अभियान को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह एक व्यापार राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक गांव, शहरों तक स्वास्थ्य सेवाओं को अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करना है। आयुष्मान भव अभियान को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आभा आईडी, निर्माण एवं गैर संचारी रोगों जैसे तपेदिक, सिकल सेल रोग की जांच एवं प्रबंधन से संबंधित सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। ठीक है, आभा याद रखना किससे संबंधित है? जन आरोग्य योजना आभा आईडी है। ठीक है, पूछ लेता है कई बार। देखते हैं। इस अभियान को 17 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक सेवा पखवाड़ा के दौरान लागू किया गया। आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत 3 घटकों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है। आयुष्मान आपके द्वारा 3.0, आयुष्मान मेला, आयुष्मान सभा। ठीक, आरोग्य मंथन के बारे में देख लेते हैं। आरोग्य मंथन क्या है? तो याद रखना है कि 2023 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की 2 प्रमुख योजनाओं में से महत्वपूर्ण पड़ाव को प्राप्त किया। 2023 सितंबर 2023 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन को 5 वर्ष पूर्ण हो गए। ठीक है, जबकि 27 सितंबर 2023 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की दूसरी वर्षगांठ थी। सितंबर में जो दूसरी वर्षगांठ थी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है केवल। दोनों योजनाओं की अभूतपूर्व सफलता का उत्सव मनाने के लिए, जो ऊपर की दोनों योजनाएं हैं, इसकी सफलता मनाने के लिए इसके वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम आरोग्य मंथन का आयोजन किया गया। तो यही है भैया आरोग्य मंथन। कुल मिला के जो योजनाएं चल रही थी उसका एक वर्षगांठ के रूप में आरोग्य मंथन के नाम से कार्यक्रम चलाया गया है। 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आरोग्य मंथन का आयोजन संपन्न हुआ। कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ? विज्ञान भवन में। ठीक, ये याद कर लेना बस। इस अवसर पर, आरोग्य मंथन के अवसर पर, पीएमजेएवाई और एबीडीएम जो ऊपर की दोनों योजनाएं हैं
के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न श्रेणियों में राज्य केंद्र शासित प्रदेश को पुरस्कार दिए गए। जैसे सर्वाधिक संख्या में उपचार के संदर्भ में बड़े राज्यों में केरल पहले नंबर पे है, छोटे राज्यों में मेघालय पहले नंबर पे है, और यूटी केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी पहले नंबर पे है। इंपॉर्टेंट, ठीक। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए बड़े राज्यों में असम पहले नंबर पे है। कार्ड बनाने में आयुष्मान जो कार्ड बनते हैं उसमें असम पहले नंबर पे है। छोटे राज्यों में नागालैंड पहले नंबर पे है, और केंद्र शासित प्रदेश यूटी में जम्मू कश्मीर पहले नंबर पे है। इनको पुरस्कार दिया गया है, ठीक। चलिए आगे क्या है, अगला देखते हैं क्या टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिथुन को खाद्य पशु का दर्जा मिला है। अभी मिथुन है क्या, ये मिथुन वैज्ञानिक नाम क्या है, बॉस फ्रॉन्टेलिस, को प्रायः पर्वतों के पशु कैटल ऑफ माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। यह बोविडे परिवार का सदस्य है। किसका, बोविडे परिवार का एक सदस्य है। मवेशियों एवं भैंसों का दूरस्थ संबंधी है। ऐसी अभिधारणा है कि यह जंगली गौर का पालतू रूप है। जंगली गौर का पालतू रूप है। विश्व में मिथुन की सर्वाधिक संख्या भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। उत्तर पूर्वी समझ रहे हो, पूर्वोत्तर भारत वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, सेवन सिस्टर्स वाले क्षेत्रों में, जैसे अरुणाचल प्रदेश में मिथुन की सर्वाधिक संख्या है। ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये जानवरों से संबंधित, आपके पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हाथी परियोजना जैसे, तो मिथुन सबसे अधिक कहाँ पाए जा रहे हैं, बाघ का सबसे अधिक कहाँ पाए जा रहे हैं, तो ये आपका पर्यावरण में क्वेश्चन आ जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में मिथुन की सर्वाधिक संख्या है, ठीक, याद रखना है। भारत में मिथुन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ऊस और वर्षा वन में पाया जाता है। 20वीं पशुधन गणना जो हुई थी 2019 के अनुसार भारत में मिथुन की लगभग संख्या कितनी है, 3.8 लाख है। तो 4 लाख लगभग हो जानी चाहिए। तो अभी करंट का डेटा तो आया नहीं है, तो डेटा याद भी नहीं करना है, बस क्षेत्र याद रखना है, पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं, ठीक। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं क्या है। सितंबर 2023 को भारतीय खाद्य संरचना और मानक प्राधिकरण, मतलब एफएसएसआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ने मिथुन को आधिकारिक रूप से खाद्य पशु घोषित किया है, मान्यता प्राप्त की है। मतलब मिथुन को खाद्य पशु घोषित तो किया गया है, लेकिन किसने किया है, तो एफएसएसआई ने किया है, याद रखना है। इसके साथ ही आईसीएआर, राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र, ने प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को मिथुन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिथुन दिवस कब से मनाना शुरू होगा, 1 सितंबर से मनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त मिथुन के मांस का नामकरण वीसी के रूप में करने की घोषणा की है। जो मिथुन का मीट है, ये मांस है, उसका नाम क्या दिया गया है, वीसी, याद रखना है, वीसी, ठीक। मिथुन को घरेलू पशु विविधता सूचना प्रणाली डाटाबेस में भी शामिल कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। जो फैक्ट है वही है, आपको ज़्यादा एक बार याद कर लेना, पढ़ लेना है, याद हो जाएगा ऑलरेडी। आईसीएआर, राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में जून 1988 में नागालैंड में की गई थी, याद रखना है, ठीक। बस इतना ही याद रखना है, मोटी मोटी चीज, कहाँ पाया जाता है, क्या दिया गया है दर्जा, इसके मांस को क्या नाम दिया गया है, वैज्ञानिक नाम क्या है, किसने इसको राज्य खाद्य पशु का दर्जा दिया है, बस। उसके बाद अगला फैक्ट, सांची, जो कि है मध्य प्रदेश में, भारत का पहला सौर शहर घोषित हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सौर शहर है, सौर शहर, तो सोलर सिस्टम से संबंधित सरकार भी वैसे काम करती रहती है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांसेस हैं। सांची, ठीक। देखो ये एक मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूँ आपको अलग से, ठीक। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं, देखो पीसीएस का जो पेपर है 1 महीने में है, ठीक, लगभग 30 दिन बचे हुए हैं। उसको कैसे क्रैक करना है, मतलब जो 30 दिन की जो स्ट्रेटेजी होती है, हम क्या कर सकते हैं जो हमारी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाए, ज़्यादा प्रायिकताएं बन जाए कि हमारी प्रीलिम्स कम से कम हो जाए, ठीक। लास्ट टाइम पे किसी का भी बैच लेने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, ठीक। उसके अलावा मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अलग से, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है इन 30 दिनों में, हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, क्या केवल पीवाईक्यू देखना है, करंट तो देखो आपको चल ही रहा है,
ठीक, करंट आपने वैसे भी तैयार किया होगा, नहीं किया है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, हो सकता है इस वीडियो के कुछ घंटों बाद ही मिल जाए। ठीक, चलो खैर, तो देखते हैं। सांची भारत का पहला सौर शहर है। तो सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा नगर है। ये भी याद रखना है, किस जिले में? रायसेन जिले में। सांची का स्तूपों, एकास्मिक अशोक स्तंभ, मंदिरों, बौद्ध विहारों में स्थापत्य संपदा के कारण विख्यात है। सांची में कई स्तूप हैं, जिसमें सांची का स्तूप सबसे प्रमुख माना जाता है, और सांची के स्तूप को यूनेस्को में भी विश्व धरोहर में शामिल किया है, ये भी याद रखना। उसके बाद है इसे द ग्रेट स्तूप, किसे? सांची के स्तूप को द ग्रेट स्तूप भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। ठीक, द ग्रेट स्तूप भी कहा जाता है। इस महान स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी में करवाया था। 1989 में सांची के स्तूप को बौद्ध स्मारक को यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में जैसे विश्व धरोहर में कौन कौन शामिल है? एक तो आपका सांची का स्तूप हो गया, एक भीमबेटका की गुफाएं हो गई है ना, साल शैल चित्र के लिए फेमस है, और एक खजुराहो के मंदिर हो गए, चंदेल शासकों ने बनवाया था। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कौन कौन से यूनेस्को में शामिल है। उसके बाद देखें, मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान थे, अभी तो नहीं है, अभी तो मोहन यादव हैं, डॉक्टर मोहन यादव। तो शिवराज सिंह चौहान ने सांची का भारत के प्रथम सौर शहर के रूप में लोकार्पण किया। इस अवसर पर सांची को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन शहर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एवं आईआईटी कानपुर के मध्य एक समझौता ज्ञापन एमओयू में भी हस्ताक्षर किया है, कोई दिक्कत नहीं। सांची के टिकट नागौरी में 3 मेगावाट क्षमता और सौर परियोजना की स्थापना के परिणाम स्वरूप सांची एक सौर शहर के रूप में विकसित होने में सफल रहा है। भविष्य में सांची के निकट गुलगांव में 5 मेगावाट की एक सौर परियोजना स्थापित की जाएगी, जो कृषि क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ति करेगी। 5 मेगावाट। सांची के एक सौर बनने के परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 14,000 टन की कटौती होगी। 14,000 टन, ये इंपॉर्टेंट है। 14,000 टन की कटौती होगी, कमी होगी। ठीक, इसके बनने से अब सौर शहर बन जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किसका होगा? सोलर सिस्टम का उपयोग होगा। खैर, देखते हैं आगे। इंपॉर्टेंट, मोढेरा का सूर्य मंदिर पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है। 24/7 का मतलब है 24 घंटे, 7 दिन सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव है। इसका उद्घाटन 2022 में गुजरात के दौरे पर किया गया था। इस यात्रा के दौरान मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया, ये याद रखना है। इस गांव में भू आधारित 6 मेगावाट क्षमता का एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। मोढेरा का सौरीकरण सूर्यग्राम परियोजना के तहत किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। मोढेरा का जो गांव है, इसको पूर्णतः सोलर सिस्टम से कवर कर दिया गया है। किस योजना के तहत है, किस परियोजना के तहत है? तो सूर्यग्राम योजना के तहत। ठीक, इस परियोजना के माध्यम से मोढेरा भारत का प्रथम शुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक गांव बन गया है। बहुत बढ़िया। आगे, एनसीईआरटी को डीम्स विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। ये क्या बला है? एनसीईआरटी आपने खुद ही सुना होगा, एनसीईआरटी है ना, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। एनसीईआरटी को डीम्स विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। देख लेते हैं, विश्वविद्यालय के इतर उच्चतर शिक्षा के ऐसे संस्थान जो शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्र में उच्च मानक पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा डीम्स विश्वविद्यालय घोषित किया जा सकता है। ऐसे संस्थान जिन्हें डीम्स विश्वविद्यालय का ऐसे संस्थान जिन्हें डीम्स विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है, वे विश्वविद्यालय के समान अकादमिक दर्जा एवं विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं। यह दर्जा इन संस्थाओं को उनके विशेषीकृत क्षेत्रों में अकादमिक गतिविधियों को सुदृढ़ करने हेतु प्रोत्साहित करता है। ठीक है, फैक्ट क्या है इसमें देख लेते हैं।
2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद मतलब एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है, याद कर लेना, डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। क्यों दर्जा दिया जाता है? जो शिक्षा के उच्च स्तरों पर काम कर रहे हैं उन्हें दिया जाता है। ठीक, मोटी मोटी बात है। एनसीईआरटी को डी नोवो श्रेणी में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लेना। किस श्रेणी में दर्जा मिला है? डी नोवो श्रेणी में। ठीक, डी नोवो संस्था ऐसी संस्था है जो ज्ञान के विशिष्ट एवं उभरते हुए क्षेत्रों में शिक्षक एवं अनुसंधान पर केंद्रित होती है। डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के एनसीईआरटी के प्रयासों को सुदृढ़ बनाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, फैक्ट है, वो याद करना है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, स्वच्छ मिशन रिपोर्ट जो आई थी वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण देख लेते हैं। 2019 में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहर क्षेत्र एवं राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। इस कार्यक्रम के तहत अगले 5 वर्षों में पार्टिकुलेट मैटर PM10 PM2.5 के स्तरों में 20 से 30% की कटौती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मतलब जो मानक होता है प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का, उसको कम किया जाएगा। वायु गुणवत्ता में सुधार है तो 131 शहरों को लक्षित किया गया है। सबसे पहले स्वच्छ वायु सर्वेक्षण केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता के आधार पर 131 एनसीएपी शहरों की रैंकिंग तैयार करना है। ठीक है, जब रैंकिंग तैयार होगी देखा जाएगा आगे। ठीक, जो कि है। उसके बाद जो याद करने वाली चीज़ है वो रैंकिंग ये होती है, देख लेते हैं। 7 सितंबर 2023 को नीली आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के परिणामों की घोषणा हुई है। इसमें क्या घोषणा हुई है देख लेते हैं। तो देखो, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 3 शहरों को लक्षित किया गया है। पहले नंबर पे कौन है? वायु प्रदूषण स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट पहले नंबर पे कौन है? इंदौर। और इंदौर तो रहता ही है, चाहे स्वच्छ शहर की श्रेणी में हो, वायु सर्वेक्षण की श्रेणी में हो, इंदौर। ठीक, दूसरे नंबर पे आगरा है क्योंकि दूसरे नंबर पे यूपी है तो यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन बन जाता है। तीसरे नंबर पे थाने है महाराष्ट्र। आज से पूछ लेगा यूपी का एकमात्र शहर जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की रिपोर्ट में शामिल है तो आगरा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद जो श्रेणी 2 आई है 3 से 10 लाख तक की जनसंख्या में पहले अमरावती है, दूसरे नंबर पर मुरादाबाद है। और 3 लाख से कम जनसंख्या में पहले नंबर पे परवालू हिमाचल प्रदेश का है, दूसरे नंबर पे काला अम्ब है। बस 2 ही याद करने हैं इसमें। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश की खास स्थिति क्या है? तो देखो, आगरा तो पहले नंबर पे है और पूरे भारत में दूसरे नंबर पे है, और यूपी की दृष्टि में पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे वाराणसी है। और अगर श्रेणी 2 3 से 10 लाख तक की जनसंख्या में बात की जाए मुरादाबाद है, और दूसरे नंबर पे फिरोजाबाद है। और 3 लाख से कम श्रेणी की बात की जाए तो पहले नंबर पे मतलब चौथे नंबर पे रायबरेली है, और 16वें नंबर पे गजरौल है। तो ये जो है केवल यूपी स्पेशल के लिए है। ठीक, उसके बाद भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र देश में बैठकों, सम्मेलनों में प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए एक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं का प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र की संकल्पना को जन्म दिया। इस परियोजना के तहत प्रगति मैदान स्थित पुरानी एवं जर्जर हो चुकी सुविधाओं का नवीनीकरण किया गया है। क्या फैक्ट है इसमें देख लेते हैं। पीएम मोदी ने नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर का उद्घाटन किया। आईईसीसी परिसर को भारत मंडपम नाम दिया गया है, ये याद रखना है। भारत मंडपम का नाम भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम से प्रेरित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किससे प्रेरित है? कौन से भगवान? भगवान बसवेश्वर। और याद रखना है कि अनुभव मंडपम 12वीं सदी में भगवान बसवेश्वर द्वारा कर्नाटक में सार्वजनिक समारोह के लिए स्थापित किया गया एक मंडप था। 123 एकड़ के क्षेत्र में आईईसीसी परिसर को भारत में सबसे बड़े
MICE मीटिंग, इंसेटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस गंतव्य के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ पे जितने भी बड़ी बड़ी मीटिंग होनी है वो होनी है कुल मिला के। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम में ही किया गया था बस। अब चूंकि G20 किया गया था तो पहले ही इसकी साफ सफाई अच्छे से परियोजनाएं लागू हो गई थी कि भाई इसको अच्छे से बनाओ, क्योंकि G20 यही होगी। G20 ग्रुप्स ऑफ 20, G20 का पूरा नाम ग्रुप्स ऑफ 20, ठीक है ना। यूपी पुलिस में आया है क्वेश्चन, ग्रुप्स ऑफ 20। खैर आगे देखें। विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति, जैसे कि आपको पता है G20 में नटराज की मूर्ति लगाई गई थी, तो नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति स्थापित की गई थी। नटराज करती हुई मुद्रा में भगवान शिव की इस मूर्ति की ऊंचाई 28 फीट है। कितनी फीट है? 28। अष्ट धातु से निर्मित है। सोना, चांदी, रजत मतलब चांदी, सीसा मतलब सीसा, तांबा, टिन, पारा, लोहा, जस्ता से निर्मित है। अब ये 8 धातुएं नहीं याद करनी है, ठीक, बस एक बार पढ़ लेना है। इस मूर्ति को तमिलनाडु के तंजावुर जिले स्थित स्वामी मलाई में मूर्तिकार राधा कृष्णन स्थापित एवं उनके दल द्वारा 7 माह के रिकॉर्ड समय में निर्मित किया गया। पूछ सकता है कि भारत मंडपम में जो नर्तक की मूर्ति है, जो नटराज की मूर्ति है, किसने बनाया था? तो राधा कृष्णन स्थापित उनके दलों ने 7 माह में तैयार किया था। इस मूर्ति का निर्माण लॉस्ट वैक्स कास्टिंग विधि द्वारा तैयार किया गया है। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग विधि द्वारा, ठीक। चलो अगली योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा क्या है? कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उन्हीं के लिए योजना चलाई गई। जैसे कारीगर, शिल्पकार भारतीय अर्थव्यवस्था में कार्यबल में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है, अपने को ये देख लेना है कि जैसे ये लोग मुख्यतः है कौन जो विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आएंगे। लोहार, स्वर्णकार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार जैसे व्यवसायों में संलग्न होते हैं, वही विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आएंगे। अब इसमें जो फैक्ट है वो क्या है देख लेते हैं। नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया। इसके पूर्व प्रधानमंत्री मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी। पीएम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यह योजना पूरा भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इंपॉर्टेंट, कई कई पूछ लेता है कि ये योजना किससे संबंधित है, केवल भारत सरकार की, केवल राज्य सरकार की है, भारत और राज्य दोनों की संयुक्त परियोजना है, तो केवल और केवल भारत सरकार की है, ठीक, मतलब केंद्र सरकार, ठीक। यह इस योजना के हेतु प्रारंभिक वित्तीय परिव्यय 13,000 करोड़ रुपए निर्धारित है। यह योजना सूक्ष्म लघु उत्तम उद्यम मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा एक साथ मिलकर कार्यान्वित की जाएंगी। इस योजना हेतु सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नियुक्त किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना की टैगलाइन क्या है? सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। टैगलाइन बहुत अच्छे से याद कर लो, सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। इस योजना की अवधि 5 वर्ष है, यह भी याद रखना है। 5 वर्ष कब तक? 23-24 से 27-28 तक है। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 28 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा। जैसे अब ये सब, जैसे मोची है, राजमिस्त्री है, अब ये सब पूछा थोड़ी ना जाएगा, ये सब बस एक बार देख लेना है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से आपको पढ़ लेना है, ठीक। मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो बता रहा हूं केवल, ठीक। इसमें होगा क्या कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र एवं विश्वकर्मा आईडी कार्ड प्रदान किए जाएंगे। जैसे एक श्रम शक्ति आई कार्ड बना था शायद, है ना, मुझे अगर याद हो रहा होगा, श्रम कार्ड बना था, ठीक। जैसे उसमें आईडी कार्ड मिले थे, तो वैसे ही इसमें आईडी कार्ड मिलेंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लक्षित लाभार्थियों को कोलैटरल मुक्त एंटरप्राइज विकास ऋण के रूप में वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। याद करना, वित्तीय सहायता भी दी जाएगी इनको। 5% की रियायती ब्याज के दर के साथ 1 लाख रुपए तक पहली किस्त, 2 लाख रुपए तक दूसरी किस्त ऋण की सहायता प्राप्त की जाएगी, मतलब अधिकतम 2 लाख रुपए तक, ठीक। पीएम विश्वकर्मा योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर एक त्रिस्तरीय
कार्यान्वयन फ्रेमवर्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं प्रथम एबीडीएम माइक्रोसाइट। ये क्या है एबीडीएम माइक्रोसाइट? तो प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, वही है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1600 करोड़ रुपए के बजट के साथ 5 वर्षों की अवधि हेतु आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को कार्यान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च होने के बाद स्वास्थ्य सेवा में संलग्न विभिन्न हितधारक इनमें सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ इन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के व्याप्त जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने माइक्रोसाइट्स का विचार परिकल्पित किया है। इसके अंतर्गत 100 माइक्रोसाइट परियोजनाएं लॉन्च की जाएंगी। बस आंकड़े याद कर लेने, उसके बाद जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। ठीक है ना, अपने को इतना ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। 2023 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 100 माइक्रोसाइट परियोजनाएं लॉन्च की जाएंगी। आइजोल मिजोरम में प्रथम माइक्रोसाइट को लॉन्च किया जाएगा। कहाँ? आइजोल और मिजोरम में ही किया जाएगा, मिजोरम में। ठीक है ना, मिजोरम में क्या किया जाएगा? माइक्रोसाइट का लॉन्च किया जाएगा, पहला है ये। इस प्रकार मिजोरम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मिजोरम ने आइजोल में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट को लागू करने के लिए यूथ फॉर एक्शन को इंटरफेंसिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। ठीक, बस इतना ही इसमें पढ़ना है। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देख लेते हैं फटाफट से। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2022, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड, जो स्मार्ट सिटी दिए जाते हैं उनके लिए क्या चीज़ है देखिए। अब इसमें क्या है, स्मार्ट सिटी में यही पूछा जाता है कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है। तो देख लेते हैं। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 2022 के विजेताओं की घोषणा की गई। इसके तहत इंदौर को भारत की सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी घोषित की गई। देखो, सफाई में भी पहले नंबर पे है, वायु प्रदूषण स्वच्छता में भी पहले नंबर पे है, और स्मार्ट सिटी परियोजना में भी पहले नंबर पे है। तो इंदौर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो याद करना है। स्मार्ट सिटी मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है, अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए। अब लिस्ट देख लेते हैं, सब समझ में आ जाएगा। जैसे राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी अवार्ड पहले नंबर इंदौर है, दूसरे पे सूरत है, तीसरे पे आगरा है। यूपी का आगरा तीसरे नंबर पे है, याद करना। और राज्य पुरस्कारों में पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश का दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे पे संयुक्त रूप से है, याद करना, तीसरे पे संयुक्त रूप से है। ठीक, जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले नंबर पे इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से था, वैसे यहाँ पे भी है संयुक्त रूप से राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक, तीसरे नंबर पे है। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ यूटी कौन है, केंद्र शासित प्रदेश कौन है, यूनियन टेरिटरीज कौन है? चंडीगढ़ है। नेक्स्ट, अमृत भारत स्टेशन योजना, ये क्या है? केंद्रीय रेल मंत्रालय ने रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई नीति तैयार की है, जिसे अमृत भारत स्टेशन योजना नाम दिया गया है। बस इतना ही याद करना है। इसके अंतर्गत कुल 1309 रेलवे स्टेशन को चिन्हित किया गया है। इनमें से सर्वाधिक 156 रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है। बस इतना इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से याद कर लेना। कुल 1309, यूपी में कितने? 156। इसके बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, 126 रेलवे स्टेशन। ठीक, बस इतना ही फैक्ट याद करना है। उसके बाद जो याद करने वाली चीज है वो क्या है कि 6 अगस्त 2023 को पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के भाग के रूप में देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी थी। अमृत भारत मिशन योजना के पहले चरण में 508 स्टेशन शामिल किए गए हैं, पहले चरण में। ठीक, 508 रेलवे स्टेशन 27 केंद्र शासित प्रदेश में विस्तृत है।
मतलब 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर 508 रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशन है। ये याद करना है, बस उत्तर प्रदेश का याद रखो, ठीक, बाकी सबके याद भी नहीं रखने हैं, मुख्य उद्देश्य बस याद होना चाहिए। उसके बाद है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एवं प्रगति समीक्षा 2023। ये क्या है? तो यूएनडीपी द्वारा अपनी मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक में बहुआयामी गरीबी सूचकांक को 2010 में से ही शामिल किया जाता रहा है। यूएनडीपी रिपोर्ट कौन जारी करता है? सॉरी, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? लाखों बार पूछ चुका है। यूएनडीपी। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। देख लेते हैं जो फैक्ट है, क्योंकि फैक्ट से ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एवं प्रगति समीक्षा 2023 नामक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट का द्वितीय संस्करण था। यह रिपोर्ट क्या है? द्वितीय संस्करण था। प्रथम संस्करण 2021 में आया था। नवीन रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 पर आधारित है। इस रिपोर्ट में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तरों पर बहुआयामी गरीब की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो अपने को पढ़ने लायक है कि नवीन रिपोर्ट में 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 707 प्रशासनिक जिलों के बहुआयामी गरीबी के अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, अब इसमें जो पढ़ने वाली चीज है कि समान अवधि के दौरान बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए लोगों की संख्या की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य कौन? गरीबी से मुक्त हुए लोग, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे बिहार है, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग गरीबी से मुक्त हो गए हैं, पता नहीं कैसे। 2015-16 में भारत में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या 24.85% थी, जो 19-20 में घटकर कितनी हो गई? 14.96%। देख रहे हो मतलब कितनी ज्यादा घटोतरी हो रही है, लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीबी से बाहर निकल रहे हैं। स्पष्ट है कि भारत में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या 9.89% उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में बहुआयामी गरीबी 32.59% से घटकर 19.28 हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों की है ये, ठीक। समान अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में गरीबी 8.65 से घटकर 5.27 हो गई है। कुल मिलाकर गरीबी घटी है, कितनी घटी है वो आपको याद करना है। तो कहने का मतलब ये है कि रिपोर्ट से प्रदर्शित होता है कि भारत 2030 तक निर्धारित समय सीमा से काफी पहले एसडीजी लक्ष्य 1.2 को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। जो गरीबी घटाना है उसमें भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, ठीक। चलिए, सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले 5 राज्य कौन से हैं? सर्वाधिक बहुआयामी वाले गरीब राज्य, तो पहले नंबर पर बिहार है, फिर झारखंड है। बस पहला दूसरा याद रखो, बिहार और झारखंड है। कितने प्रतिशत थी? 33.76% 19-20 में थी, जो बढ़ के कितनी हो गई? 51.89% हो गई है बिहार की। उसके बाद देखें, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, केरल सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या वाला राज्य है। केरल में बहुत कम गरीब लोग हैं, ये बिल्कुल सही बात है। इसका कुछ कारण ये हो सकता है कि देखो वहां पे ज्यादातर लोग, लगभग सभी लोग मैं कहूंगा पढ़े लिखे हैं। सबको अपने अपने राइट्स के बारे में मालूम है, सबको अपने अपने नियमों, संविधान के बारे में मालूम है। और मेन बात यह है कि वहां पे जल्दी कोई एक ही चीज के पीछे भागता नहीं है। अब चूंकि वहां के लोग पढ़े लिखे ज्यादा हैं रिपोर्ट के अनुसार, तो अपॉर्चुनिटी भी उनके पास ज्यादा है, तो वो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा करते हैं, बेहतर करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से केरल, ये एक कारण हो सकता है कि केरल जो है गरीबी जनसंख्या वाला, बहुत कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। खैर, 2019-21 में केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा नागर हवेली और दमन दीव में बहुआयामी जनसंख्या सर्वाधिक थी 9.21%, जबकि पुदुचेरी में सबसे कम 0.85%। बहुआयामी
गरीब लोगों की संख्या में सबसे तेज कमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में दर्ज की गई है। कमी मतलब जो लगातार जो ग्राफ है, ग्राफ होता है ऐसे, ग्राफ जो है गिर रहा है उत्तर प्रदेश में गरीबों का, कि भाई गरीब जो है कम हो रहे हैं, उनके पास ठीक ठाक पैसा आ रहा है। ठीक, अब वो पैसा आ रहा है तो भाई धीरे धीरे वो मिडिल क्लास बनेंगे, फिर उसके बाद अमीर बनेंगे, सिंपल। ठीक, चलिए खैर आगे देखें। 2015-16 से 19-20 के मध्य बहुआयामी गरीबी जनसंख्या में कमी, 5 राज्य याद रखने हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एवं न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले 5 जिले, बहुआयामी न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले, बहराइच प्रतिशत में है, देखो बहुआयामी गरीब जनसंख्या प्रतिशत में, बहुआयामी न्यूनतम बहुआयामी वाले और सर्वाधिक बहुआयामी वाले, तो सर्वाधिक में बहराइच पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे श्रावस्ती है, और न्यूनतम बहुआयामी वाले पहले नंबर पे गाजियाबाद है, दूसरे नंबर पे लखनऊ है। बस 2 ही याद रखने हैं। ठीक, और याद रखना कि वर्ष 2015-16 से 19-21 के मध्य उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में बहुआयामी गरीब जनसंख्या में सर्वाधिक कमी 29.64% दर्ज की गई है। किसमें? महाराजगंज में। बस ये फैक्ट उत्तर प्रदेश का था। तो आज का करंट अफेयर इतना ही था, और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि पीसीएस के लिए करंट अफेयर के फैक्ट ही पढ़ने हैं। ठीक है, मैं आपको कराता पूरा हूँ, लेकिन आप लोग फैक्ट ही पढ़ना। पीडीएफ एक बार पढ़ लेना, पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स पे है, वहाँ से आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे करोगे। देखो मैं चाहूँ तो एक बार मैं डाल दूँ 6-7 घंटे की क्लास, है ना, और ऊपर से ज़्यादा ही हो जाएगी 8-9 घंटे की, लेकिन इतना कौन पढ़ पाता है यार। आराम से धीरे धीरे करोगे कवर हो जाएगा, धीरे धीरे धैर्य के साथ करोगे तो आराम से सफलता मिलेगी। एकदम हाव हाव करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए खैर, अब पीसेस के लिए क्या करना है स्ट्रेटेजी, तो वह मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।